गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी को के लिए इंटर की क्लास में समास के बारे में आप सभी को मैं वीडियो बताऊंगी और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंटर क्लास में आपको समास में उसके कितने प्रकार पढ़ने हैं। क्लास चालू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी तक जिन्होंने मेरे एजुकेशन बाय मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अभी तक आपके जो फ्रेंड मेरी इन क्लासों से वंचित है तो उनमें भी शेयर कर दीजिए। चलो आज हम सभी लोग इंटर की क्लास में समास पढ़ेंगे और समास के आपके उसमें कितने प्रकार हैं उनके भी बारे में आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि समास क्या है। तो समास आपका क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नवीन शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। समास का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई दो या दो से अधिक शब्द अलग अलग हैं, ठीक, तो अलग अलग जब वो है तो वो उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। मगर बेटा जब हम उन्हीं दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला जो एक शब्द होता है, जो नवीन शब्द बन जाता है, मतलब नया अर्थ उसका बन जाता है, तो उसे ही हम समास कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे आपका मान लो, जैसे विद्या और आलय अलग अलग हैं। जैसे विद्या का मतलब हो गया विद्या, आलय का मतलब आलय, तो इनके दोनों अर्थ अलग अलग है ना। मगर जब हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? विद्यालय, अर्थात विद्या का घर, अर्थात विद्यालय। तो एक नवीन शब्द की उत्पत्ति हुई कि नहीं उत्पत्ति हुई। तो ये हो गई आपकी समास की परिभाषा। और समास की परिभाषा के बाद हम बताते हैं आपको समस्त पद किसे कहते हैं। तो समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का मतलब ये हो जाता है बेटा कि जब कोई शब्द अलग अलग में लिखकर एक साथ लिखा होता है तो वो हो जाता है आपका समस्त पद। जैसे यहाँ पे पीताम्बरा, तो पीताम्बरा क्या है? आपका समस्त पद है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तो लिखा नहीं, एक साथ मिलकर लिखा है। तो जहाँ पर कोई शब्द एक साथ मिलकर लिखा हो तो ये हो जाता है आपका समस्त पद। जैसे आपका विद्यालय है तो विद्यालय क्या है? आपका एक समस्त पद है, किंतु अगर हम इसी को अलग कर दें तब तो वो समस्त पद नहीं होगा ना। तो जो शब्द मिलजुल कर लिखे होते हैं वहीं आपके समस्त पद कहलाते हैं। अब इसके बाद आ जाइए विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग। जैसे आपका विद्यालय है तो विद्यालय ये आपका क्या है? समस्त पद है, किंतु अगर हम इसको विग्रह करें, विग्रह का मतलब होता है अलग, तो क्या करेंगे? विद्याधन आलय, तो ये हो गया आपका विग्रह। विग्रह का मतलब होता है कि जो शब्द एक साथ लिखा है उसको हम अलग अलग कर दें, वही हो जाता है आपका विग्रह हो जाता है। तो आपके समास के प्रकार कितने होते हैं? तो समास के बेटा आपके 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा आ जाता है कर्मधारय, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु और छठवां आ जाता है बहुव्रीहि समास। तो ये तो है समास के प्रकार। मगर आपको इंटर की क्लास में कौन कौन से समास पढ़ने हैं ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है अव्ययी भाव समास, दूसरा आ जाता है कर्मधारय समास और तीसरा आ जाता है बहुव्रीहि समास। तो ये तीनों समास आपको पढ़ने हैं और आज हम आपकी इस क्लास में आपको इन्हीं तीनों समासों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहला आ जाता है, और इसमें देखो बेटा पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। पूर्व पद का मतलब होता है जो पहले लिखा होता है शब्द वो होता है आपका पूर्व पद, और जो बाद में लिखा होता है वो होता है आपका उत्तर पद। जैसे आपका विद्यालय है तो विद्यालय में विद्या पहले लिखा है ना, तो ये हो गया आपका पूर्व पद। और आलय ये क्या है? पीछे लिखा है, बाद में लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका उत्तर पद। तो चलो अव्ययी भाव समास में आपका क्या बता रहे हैं कि जिस समास में पूर्व पद मतलब पहले का शब्द अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। करें जिस समास का
कह रहे हैं जिस समास का पहला शब्द क्या होता है, अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, मतलब उसी के अनुसार ही अर्थ निकाला जाता है या विग्रह किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मतलब जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है, अव्यय होता है ना, आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द में व्यय और अव्यय। व्यय का मतलब होता है जिसको हम खर्च कर सके और अव्यय का मतलब हो जाता है जिसको हम खर्च ना कर सके ना। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि जिस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और उसी के अनुसार ही हम क्या करते हैं, अर्थ की प्रधानता हो तो वो हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। और अव्ययी भाव समास में एक आपको हम और ट्रिक बता दे रहे हैं कि आपके पेपर में सिर्फ क्या दे दिया जाता है, समास की परिभाषा ज़्यादा नहीं आती है, बस आपको एक समस्त पद दे दिया जाएगा, समस्त पद दे दिया जाएगा। उस समस्त पद में आपको क्या करना है, तो उस समस्त पद में आपको ये बताना है कि इसका विग्रह क्या है और ये समास क्या है। तो कभी कभी अव्यय में अव्यय भाव जो भाव समास है आपके, तो कभी कभी इसमें द्वंद्व के समान ही आपके उदाहरण रहते हैं, तो बच्चे ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये अव्यय है कि द्वंद्व है। तो ये हम आपको इसी में बताते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो बेटा इसमें जो उदाहरण आते हैं, तो उदाहरण में ये आपके उपसर्ग से संबंधित होते हैं, आगे जो होते हैं तो वो अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पे देखा होगा आपने कि बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो इसकी हम ट्रिक बता रहे हैं कि अगर किसी उदाहरण में आपको बीच में योजक चिन्ह दिखाई पड़े और विलोम शब्द वाले शब्द ना हो, सेम सेम मतलब एक समान शब्द लिखे हो और बीच में योजक चिन्ह हो, तो आप बेटा कन्फ्यूजन मत होना, ये होगा आपका अव्ययी भाव समास। क्यों, क्योंकि आपके द्वंद्व में विलोम वाले शब्द आते हैं विलोम वाले शब्द आते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। मगर आपके अव्ययी भाव समास में क्या आता है, उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। उपसर्ग मतलब आगे जो लगता है, अभी एक क्लास में आपको हम उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बता देंगे। उपसर्ग वाले शब्द आते हैं और अगर आपको सेम एक समान अगर शब्द मिल रहे हैं और बीच में योजक चिन्ह है, तो ये आ जाता है आपका अव्ययी भाव समास में। जैसे कभी आ जाता है ना भिन्न भिन्न और बीच में योजक चिन्ह, तो बच्चे ये मतलब कि नहीं समझ पाते हैं कि ये आपका अव्ययी भाव समास में होगा कि द्वंद्व समास में होगा। तो इसलिए हम बता रहे कि जहाँ पर एक समान शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह हो या उपसर्ग से संबंधित शब्द आए आगे वो भी लगे हुए, तो ये हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास का जो पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है और उसी के अनुसार ही अर्थ की प्रधानता होती है। तो ये बेटा आपका अव्ययी भाव समास में आ जाता है। उदाहरण जैसे देखो अनुदिनम, तो अनुदिनम मतलब देखो ये उपसर्ग है ना आपका अनुदिनम, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो दिनस से पश्चात आ जाएगा, अर्थात दिन के पश्चात। दिन के पश्चात मतलब बाद में, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। इसी तरह आ जाता है आपका प्रतिदिनम। प्रतिदिनम मतलब दिनम दिनम प्रति मतलब प्रत्येक दिन, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बाद आ जाता है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या है कि जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, वहाँ पर आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। मतलब कहते हैं कि जो समास आपका होता है तो उस समास का जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है। इसमें मतलब उदाहरण में आप खुद ही प्रश्न करके देखो, जैसे है आपका कृष्ण सर्पा, तो कृष्ण सर्पा में आपका क्या हो जाएगा विग्रह, कृष्णा सर्पा मतलब काला सांप। कि सांप कैसा है, काला, तो जिसमें आप प्रश्न कर सको और उसको उत्तर मिल सके। जैसे कहते हैं कृष्ण सर्पा, सर्प कैसा है, तो सर्प कैसा है, काला है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास के जिसमें जिस व्यक्ति के प्रति या जिस वस्तु के प्रति कही जाए और उसकी उसी में विशेषता बताई जाए, तो वो हो जाता है आपका कर्मधारय समास के जिस समास में व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है वो हो जाता है आपका कर्मधारय समास। जैसे इसमें बताया जा रहा है नील कमल कि नीलम कमलम, तो उत्तर में अगर पूछोगे आपकी कमल कैसा है, नीला है, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है ना।
तो जिस समास में बेटा आपको विशेषता बताई जाए, जो चीज़ है उसमें या वस्तु है या फूल है या व्यक्ति है, उसकी अगर विशेषता बताई जा रही है तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। जैसे हम बोल दिया जाए कमल कैसा है, तो कमल कैसा है, नीला है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, तो ये हो जाता है आपका कर्मधारय समास में। जैसे आ जाता है श्वेतांबरम, श्वेतम अंबरम, तो वस्त्र कैसा है, वस्त्र कैसा है, वस्त्र सफ़ेद है, तो विशेषता बताई गई ना वस्त्र की कि कैसा है, वस्त्र सफ़ेद है ना। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। अब आ जाता है आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, बल्कि क्या होता है कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। मतलब इसमें आप ये भी देख लिया करो कि उदाहरण में, जिसमें हम उदाहरण तो बता रहे हैं मगर उसमें वो उदाहरण किसकी तरफ हो, तीसरे की ओर संकेत करे, वो हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। कि जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। कि मतलब इस समास में क्या होता है कि आपको किसी तीसरे की ओर संकेत करे, कि मतलब आपको एक उदाहरण दे दिया जाए और उस उदाहरण में आपको बताया जाए कि अच्छा ये बताओ ये किसके लिए कहा गया है। तो यही आपका बेटा बहुव्रीहि समास में होता है कि जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। उदाहरण जैसे देख लो, महात्मा, महान आत्मा यस्य सा, कि जिसकी आत्मा महान हो वह। अब जैसे आ जाता है त्रिनेत्रा, की त्रय नेत्राण यस्य सा, कि तीन नेत्र हैं जिसके, तो संकेत दिया गया ना, तो जिसके तीन नेत्र होते हैं वो कौन है, भगवान शिव। तो इसमें क्या हुआ, कोई तीसरा पद प्रधान हुआ ना। जब कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे यहाँ पे है वीणा पाढ़, की वीणा पाढ़ो यस्य सा, की वीणा है हाथ में जिसके। तो अब बताओ, आपको उदाहरण दे दिया गया ना कि बताओ बच्चा जिसके हाथ में वीणा है वो कौन है, तो वो कौन है, सरस्वती जी। तो ये क्या है, आपको संकेत दिया गया ना। तो जहाँ पे आपको बेटा किसी तीसरे की ओर संकेत दिया जाए तो वो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। आज के लिए बस इतना ही। और आपने आज पढ़ा समास, समास के प्रकार कितने और समास के कौन से प्रकार आपके इंटर क्लास में हैं। आज आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज के द्वारा हमें फिर से बता सकते हैं और फिर से मैं आप सभी को इसके बारे में समझाने की फिर से कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल एजुकेशन बाय मी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंडों में अपने शेयर कर दीजिए इसको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।